आज हम पेपर नंबर 2 यूनिट 2 से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन है सोमरफेल्ड मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सोमरफेल्ड मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में हमें लिखना है, तो हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आपको हेडिंग देना है सोमरफेल्ड मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो हेडिंग दीजिए सोमरफेल्ड मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये हेडिंग रहेगा। अब आगे लिखिए सोमरफेल्ड ने मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की व्याख्या हेतु सोमरफेल्ड ने मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की व्याख्या हेतु क्वांटम सिद्धांत तथा पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का उपयोग किया। हेतु क्वांटम सिद्धांत तथा पॉली के अपवर्जन सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत तथा पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का उपयोग किया। सोमरफेल्ड ने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन को सोमरफेल्ड ने भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों को चिरसम्मत मॉडल के प्रकार ही मुक्त इलेक्ट्रॉन माना गया। सोमरफेल्ड में लिखते हैं, सोमरफेल्ड में भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों को चिरसम्मत मॉडल के प्रकार ही मुक्त इलेक्ट्रॉन माना गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन माना जाता है ना। सोमरफेल्ड में भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों को चिरसम्मत मॉडल के प्रकार ही मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल माना जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन माना जाता है। आगे लिखिए धातु में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी धन आयनों के आकर्षण क्षेत्र में तथा शेष मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहा? धातु में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी धन आयनों के आकर्षण के क्षेत्र में तथा शेष मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण क्षेत्र में रहता है।
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण क्षेत्र में, प्रतिकर्षण क्षेत्र में रहता है। तो यहाँ हमने लिखा है कि धातु में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी धन आयनों के आकर्षण क्षेत्र में तथा शेष मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के क्षेत्र में रहता है। इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण को नगण्य मानते हुए, आगे लिखिए, इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण को नगण्य मानते हुए कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण को नगण्य मानते हुए कल्पना की जाती है कि सभी धन आयनों के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर नेट आकर्षण क्षेत्र या विभव क्षेत्र संपूर्ण धात्विक आयतन में एक समान रहता है। विभव क्षेत्र संपूर्ण धात्विक आयतन में एक समान रहता है, तो हमने यहाँ लिखा है धातु में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी धन आयनों के आकर्षण क्षेत्र में, धन आयनों को आकर्षण क्षेत्र में रहता है और जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण क्षेत्र में रहता है। मतलब एक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो अन्य जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके प्रतिकर्षण क्षेत्र में भी रहता है और धन आयनों के आकर्षण क्षेत्र में रहता है। इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण को नगण्य मानते हुए यह कल्पना की जाती है कि सभी धन आयनों के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर नेट आकर्षण क्षेत्र, जिसका विभव क्षेत्र कहते हैं, संपूर्ण धात्विक आयतन में एक समान रहता है। संपूर्ण धात्विक आयतन में एक समान रहता है। ठीक है, ये सोमरफील्ड का मॉडल है, उसकी कल्पना है ये। चूंकि सामान्य तापों पर धातु के सतह में, आगे लिखिए, चूंकि सामान्य तापों पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन नहीं होता, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। चूँकि सामान्य तापों पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन नहीं होता है, अतः यह माना जाता है कि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा धातु की सतह से या धातु के बाहर स्थिर ऊर्जा से बहुत कम होती है ना।
धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा धातु के बाहर, धातु के बाहर, धातु के बाहर स्थिर ऊर्जा से अत्यंत अल्प होती है। धातु के बाहर स्थितिज ऊर्जा से बहुत कम होती है, अत्यंत अल्प होती है, अत्यंत अल्प होती है, मतलब बहुत कम होती है, अत्यंत अल्प होती है अगर है। ठीक है। इस प्रकार धातुओं के अंदर इस प्रकार धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को विभव कूप या विभव बॉक्स के अंदर माना जा सकता है ना। धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को विभव कूप या बोल सकते हो विभव बॉक्स, है ना, विभव बॉक्स के अंदर माना जा सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, देखो धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिर ऊर्जा जो है बाहर के तुलना में बहुत कम होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह एक विभव कूप के अंदर है, यह विभव बॉक्स के अंदर है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर कुछ बाह्य ऊर्जा दे दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम आगे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, आगे लिखो इलेक्ट्रॉन गैस के इस मॉडल में, इलेक्ट्रॉन गैस के इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन गैस के इस मॉडल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल या धातु के भीतर स्वतंत्र गति करता हुआ मान सकते हैं ना। क्रिस्टल या धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल या धातु के भीतर मुक्त रूप से गति करता हुआ माना जा सकता है। ठीक है। क्रिस्टल या धातु के भीतर स्वतंत्र गति करता हुआ मानते हैं, स्वतंत्र गति करता हुआ मानते हैं। ठीक है। हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन गैस के इस मॉडल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल या धातु के भीतर स्वतंत्र गति करता हुआ मानते हैं। ठीक है। लेकिन ये धातु की सतह को पार कर बाहर नहीं आ सकते। स्वतंत्र गति कर रहा है लेकिन ये धातु की सतह को पार करके बाहर नहीं आ सकते। लेकिन ये धातु की सतह को पार कर बाहर नहीं आ सकते। ठीक है। धातु में लिखा है कि धातु की क्रिस्टल स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है लेकिन धातु की सतह को पार करके बाहर नहीं आ सकते। आगे लिखिए फर्मी-डिराक सांख्यिकी एवं पॉली अपवर्जन सिद्धांत का उपयोग करके फर्मी-डिराक सांख्यिकी एवं पॉली के
अपवर्जन अपवर्जन सिद्धांत, पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का उपयोग करके पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का उपयोग करने पर लिखो। उपयोग करने पर इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों का वितरण करने पर इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर वितरण, इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर वितरण, इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर वितरण, ऊर्जा स्तरों पर वितरण, ऊर्जा स्तरों पर वितरण को निम्नानुसार समझा जा सकता है। ठीक है, हमने लिखा है फर्मी-डिराक सांख्यिकी एवं पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का उपयोग करने पर इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर वितरण को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम देते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। माना धातु में स्थित कैपिटल N इलेक्ट्रॉनों को शून्य ताप, परम शून्य ताप मतलब T = 0 डिग्री केल्विन, परम शून्य ताप पर ES विभव के बॉक्स में वितरित करना है, बॉक्स में वितरित करना है। हम लिखा माना धातु में स्थित N इलेक्ट्रॉनों को परम शून्य ताप पर ES विभव के बॉक्स में वितरित करना है। आगे लिखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में डालने पर वह बॉक्स के न्यूनतम ऊर्जा स्तर वह बॉक्स के न्यूनतम ऊर्जा स्तर, वह बॉक्स में डालने पर वह बॉक्स के न्यूनतम ऊर्जा स्तर, माना उसको हमने E0 नाम दे दिया, E0। ठीक है, E0 इसका वैल्यू लगभग 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। E0 की जो वैल्यू है ये होता है लगभग 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। ठीक है, में अपना स्थान ग्रहण करेगा। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में डालने पर वह बॉक्स के न्यूनतम ऊर्जा स्तर माना E0 में अपना स्थान ग्रहण, E0 का वैल्यू जो है लगभग 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ग्रहण करेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन को, अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में डालेंगे। दूसरे इलेक्ट्रॉन को आगे लिखते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में डालने पर दूसरे इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में डालने पर यह भी न्यूनतम ऊर्जा के स्तर पर स्थान ग्रहण कर सकता है। यह भी न्यूनतम
ऊर्जा के स्तर पर स्थान ग्रहण कर सकता है किंतु इसका घूर्णन पहले इलेक्ट्रॉन के किंतु इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसका घूर्णन पहले इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के देखो क्या कहा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में डालने पर यह भी न्यूनतम ऊर्जा के स्तर को ग्रहण कर सकता है। कब करेगा? जब, किंतु मत लिखो, सॉरी, जब करेगा जब इसका घूर्णन, इसका मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन का घूर्णन पहले इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के समांतर हो। कर सकता है जब इसका जो घूर्णन, दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो घूर्णन है पहले इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के समानांतर हो। दोनों घूर्णन अगर समानांतर हैं तो वह वही स्थान को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी एक अवयव में, किसी एक अवस्था में एक ही क्वांटम संख्या के दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। किसी एक अवस्था में एक ही क्वांटम संख्या के दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर रहेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉक्स में डालने पर यह भी न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर ग्रहण कर सकता है जब इसका घूर्णन पहले इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के समांतर नहीं, प्रति समांतर हो। प्रति समानांतर हो। प्रति समानांतर मतलब अगर मान लो ये लेफ्ट है, पहला वाला लेफ्ट है, दूसरा वाला राइट हो। क्योंकि पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी एक ही अवस्था में एक ही क्वांटम संख्या के दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ठीक है, तो पहला वाला अगर लेफ्ट साइड है, दूसरा राइट साइड होना चाहिए। पहला अगर डाउनवर्ड है, दूसरा अपवर्ड होना चाहिए, है ना। इसी कारण लिखा है दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रति समानांतर हो, तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आगे लिखो, क्वांटम संख्या नहीं रह सकते। अब यदि तीसरे इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में डाला जाए, अब यदि तीसरे इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में डाला जाए, अब यदि तीसरे इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में डाला जाए तो यह न्यूनतम ऊर्जा स्तर में स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। तो यह न्यूनतम ऊर्जा स्तर में स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। तो यह न्यूनतम ऊर्जा स्तर में स्थान ग्रहण नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है, देखो, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? देखो, क्योंकि पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि किसी एक अवस्था में एक ही क्वांटम संख्या के दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते।
तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है न्यूनतम ऊर्जा स्तर में हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी न्यूनतम ऊर्जा स्तर में है, लेकिन उसका जो घूर्णन है पहले इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के प्रति समानांतर है ना, मतलब एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसी ऊर्जा मतलब न्यूनतम ऊर्जा स्तर में नहीं रह सकता, ठीक है, नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन से भर चुके हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन जिसका घूर्णन और दूसरे का घूर्णन, पहले का घूर्णन अगर नीचे की ओर है, दूसरा घूर्णन ऊपर की ओर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। या लिखो क्योंकि आगे लिखिए, क्योंकि इस ऊर्जा स्तर पर दो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अवस्था पर दोनों ही संभव अवस्थाएं पहले दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी हुई है, ठीक है। तो एक ऊर्जा स्तर में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर दोनों का घूर्णन अलग अलग है, तो मतलब दोनों का घूर्णन अगर अपोजिट है तो 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, है ना। तो हमने लिखा है क्योंकि इस ऊर्जा स्तर पर दोनों ही संभव अवस्थाएं पहले के 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जा चुकी हैं, ठीक है। तो अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कोई अलग ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो लिखो स्पष्ट है कि तीसरे इलेक्ट्रॉन बॉक्स में ऊर्जा के अगले स्तर में स्थान ग्रहण करेगा। बॉक्स में ऊर्जा के अगले स्तर पर स्थान ग्रहण करेगा। ऊर्जा के अगले स्तर पर वो स्थान ग्रहण करेगा, ठीक है। अब चतुर्थ इलेक्ट्रॉन आता है, आगे लिखिए, चतुर्थ इलेक्ट्रॉन भी इस ऊर्जा स्तर में स्थान ग्रहण कर सकता है। इस ऊर्जा स्तर में स्थान ग्रहण कर सकता है, जबकि इसका घूर्णन तीसरे इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का प्रति समांतर हो। जबकि इसका घूर्णन तीसरे इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का प्रति समानांतर हो। तीसरे इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का प्रति समानांतर हो। चलिए मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, जैसे ये अलग अलग ऊर्जा स्तर है ना, इस प्रकार से अलग अलग ऊर्जा स्तर है। ये हमारा है न्यूनतम ऊर्जा स्तर, ये ठीक है, जिसका हमने E0 नाम दिया, न्यूनतम ऊर्जा स्तर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये प्रथम इलेक्ट्रॉन यहाँ आके भर गया ये। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये तभी भरेगा जब वो इसके प्रति समानांतर हो। अब 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन से भर गया, अब ये फुल हो गया ये। अब ये दूसरा ऊर्जा स्तर में जाएगा जिसको हम E1 नाम दे रहे हैं। अब दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भर गया ये, और चौथा इलेक्ट्रॉन तभी भरेगा जब इसका जो घूर्णन है वो इसके प्रति समानांतर हो। ये इस प्रकार से पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और चौथा इस प्रकार से भरते जाएंगे।
इस प्रकार विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन जो है वह भरते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन लिखो, इस प्रकार स्पष्ट है कि, इस प्रकार आगे लिखो, इस प्रकार स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि n एक सम संख्या हो, यदि n एक सम संख्या हो, तो यदि n एक सम संख्या हो तो इलेक्ट्रॉनों को बॉक्स में डाला जाए तो इलेक्ट्रॉनों को बॉक्स में डाला जाए तो इलेक्ट्रॉनों को बॉक्स में डाला जाए तो n/2 ऊर्जा स्तर के संगत, तो n/2 प्रथम n/2 ऊर्जा स्तर के संगत अवस्थाओं के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाएंगी तथा इससे अधिक ऊर्जा वाले मानों की अवस्थाएं पूर्णतः रिक्त होंगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, डाला जाए तो इलेक्ट्रॉनों को बॉक्स में डाला जाए, इलेक्ट्रॉनों को कहाँ डाला जाए, बॉक्स में डाला जाए तो प्रथम n/2 लिखो, प्रथम n/2 ऊर्जा स्तर के संगत प्रथम n/2 ऊर्जा स्तर के संगत अवस्थाएं इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाएंगी, इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी हुई होंगी। ठीक है, क्योंकि एक एक अवस्था में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, टोटल मान लो सपोज हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2, इस प्रकार 10 अवस्थाएं भर जाएंगी, सब में 2-2 है ना। टोटल अगर 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 हैं तो 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 आ गए, इस प्रकार 10 अवस्थाएं हमारी भर जाएंगी, मतलब 20 का हाफ 10 हुआ है ना। तो मैं बोल रहा हूँ अगर n के लिए 20 है तो n/2 10 आएगा। तो यही हम बोल रहे हैं कि n/2 प्रथम n/2 ऊर्जा स्तर संगत अवस्थाएं इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी होंगी एवं इससे अधिक ऊर्जा मानों की अवस्थाएं इससे अधिक ऊर्जा मानों की अवस्थाएं पूर्णतः रिक्त होंगी। ठीक है, तो n/2 प्रथम n/2 ऊर्जा स्तर के संगत अवस्थाएं इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी होंगी एवं इससे अधिक ऊर्जा मानों की अवस्थाएं पूर्णतः रिक्त होंगी। इस आगे लिखो, इस n/2 ऊर्जा स्तर को फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। इस n/2 ऊर्जा स्तर को फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं एवं इस स्तर के संगत इस स्तर के संगत ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा कहते हैं, फर्मी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो ये हमका सोमरफेल्ड का इलेक्ट्रॉन मॉडल हमने बताया है। यहाँ तक आप लोगों को पूरा लिखना